डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है उपनति समीकरण का रूपांतरण यानी कन्वर्जन ऑफ ट्रेन्ड इक्वेशन। उपनति समीकरण का जो रूपांतरण है वह 3 घटकों पर निर्भर करता है और उन तीनों घटकों का हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं। और सबसे पहला इसमें जो घटक आता है वह है नंबर 1 विचाराधीन समय मूल बिंदु। नंबर 1 विचाराधीन समय मूल बिंदु। समय मूल बिंदु। इसके बाद दूसरा जो घटक है वह घटक है समय की इकाइयाँ अर्थात समय की इकाइयाँ अर्थात क्या है? अर्थात वर्ष, त्रिमास यानी वर्ष है, कौमा त्रिमास है, कौमा मास यानी माह, कौमा सप्ताह और दिन आदि। इसके बाद तीसरा जो घटक इसके अंतर्गत आता है वह तीसरा घटक है आपका प्रदत्त मूल्यों की इकाइयाँ। प्रदत्त मूल्यों की इकाइयाँ और प्रदत्त मूल्यों की जो इकाइयाँ हैं वह है वार्षिक मूल्य, मासिक यानी वार्षिक मूल्य, कौमा मासिक मूल्य भी हो सकते हैं या साप्ताहिक समंकों से साप्ताहिक समंकों से क्या होता है? साप्ताहिक समंकों से या मासिक औसतों से संबंधित या मासिक औसतों से संबंधित मासिक औसतों से संबंधित हैं। अब देखिए उपनति समीकरण के रूपांतरण के अंतर्गत जो 3 घटक हैं उन तीनों घटकों में विचाराधीन समय मूल बिंदु पहला घटक है, दूसरा है समय की इकाइयाँ अर्थात वर्ष या त्रिमास या माह, सप्ताह या दिन। इसके बाद तीसरे जो घटक है वह घटक है जो मूल्य दिए हुए हैं जिन्हें हम प्रदत्त मूल्य बोलते हैं। प्रदत्त मूल्यों इकाइयाँ वार्षिक मूल्य, मासिक मूल्य, साप्ताहिक समंकों से या मासिक औसतों से संबंधित होते हैं। अब देखिए अपनी सुविधा या अभीष्ट उद्देश्य के लिए, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अपनी सुविधा या अभीष्ट उद्देश्य के अनुसार उपर्युक्त घटकों में संशोधन करके उपनति समीकरण को
पुनर्गणना यानी उपनति के जो समीकरण दिए हैं उन समीकरणों की पुनर्गणना की जा सकती है, जिसके दो रूप होते हैं। पुनर्गणना के भी दो रूप होते हैं। कौन कौन सा? पहला रूप होता है जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं और यह है मूल बिंदु अंतरण। कौन सा है? मूल बिंदु अंतरण। मूल बिंदु अंतरण को हम क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग और ओरिजिन। अब देखिए दूसरा इसके अंतर्गत जो घटक है वह है आपका, इसे हम बोलते हैं वार्षिक उपनति समीकरण का क्या? वार्षिक उपनति समीकरण का, वार्षिक उपनति समीकरण का मासिक उपनति समीकरण में का मासिक उपनति समीकरण, मासिक उपनति समीकरण में रूपांतरण। क्या हो जाएगा? में रूपांतरण। रूपांतरण मीन्स परिवर्तित कर देना, रूप बदल देना, तो रूपांतरण। अब देखिए सबसे पहले मैं जो अध्ययन करूँगा वह अध्ययन आपके समक्ष होगा मूल बिंदु अंतरण का। किसका होगा? मूल बिंदु अंतरण का। तो सबसे पहले हमें समझना है कि मूल बिंदु अंतरण है क्या चीज़। तो देखिए परिकलन को सरल करने के लिए उपनति समीकरणों के निर्धारण में काल विश्लेषण जो श्रेणी है उस श्रेणी का मध्य का बिंदु ही मूल बिंदु रखा जाता है। ऐसा करने से सिग्मा एक्स, अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा? सिग्मा एक्स शून्य हो जाता है और अचरांक जो है यानी सिग्मा एक्स क्या हो जाता है? सिग्मा एक्स शून्य हो जाता है, यानी सिग्मा एक्स इजिकल टू 0 हो जाएगा। और जो अचरांक है यानी जो अचर हैं, अचर मूल्य जो हैं उन्हें हम अचरांक बोलते हैं। तो अचरांक क्या हैं आपके? ए और बी, यानी ए तथा बी का, ए तथा बी का आगणन बहुत सरल हो जाता है। आगणन मीन्स गणना करना, तो गणना इनकी जो है वह सरल हो जाती है। कभी कभी तुलनात्मक विवेचन को सुविधाजनक बनाने के लिए उपनति समीकरण के मूल बिंदु को किसी अन्य बिंदु पर स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाता है। अगर हम इसे स्थानांतरित नहीं करते हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन है वह कुछ भी हो सकती है। मूल बिंदु अंतरण एक सरल क्रिया है। कैसी है? सरल क्रिया है और एक सरल रेखी उपनति समीकरण में मूल बिंदु अंतरित करने के लिए हमें y अंतःखंड यानी y अंतःखंड जिसे हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, अर्थात नए क्या a की परिगणन करनी होती है। किसकी? ए की गणना करनी होती है। ए की
परिगणन या गणना, परिगणन करना होता है। और जब हम ए का परिगणन करते हैं तो फिर क्या होता है, अचरांक जो है बी, अगर हम ए का परिगणन कर रहे हैं तो जो अचरांक वी है, बी रेखा के ढलान का माप बन जाता है। और जब यह रेखा के ढलान का माप होता है तो जो अपरिवर्तित रहता है, चाहे क्या होगा, ये अपरिवर्तित हो जाएगा। और जब अपरिवर्तित होता है तो चाहे वह मूल बिंदु कुछ भी हो, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। क्या होगा, अब देखिए इसका सूत्र देख लेते हैं। तो सूत्रानुसार क्या होगा, देखिए इसका सूत्र इसका जो होगा वह होगा, सूत्रानुसार रेखीय उपनति में क्या होता है, सूत्रानुसार रेखीय उपनति क्या है, देखिए रेखीय उपनति जो है वह होगी y इजिकल टू a प्लस बी, और इसके बाद इंटू x प्लस के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस के। अब देखिए y इजिकल टू a प्लस बी इंटू एक्स प्लस के। तो देखिए जब जहाँ के क्या है, के उपनति समय बिंदुओं की संख्या का सूचक होता है। और द्विघातीय उपनति समीकरण में यानी सेकंड डिग्री ट्रेंड में y इजिकल टू a प्लस वी क्या होगा, y इजिकल टू a प्लस बी क्या हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस के इंटू एक्स प्लस के प्लस सी इंटू एक्स प्लस के, सी इंटू एक्स प्लस के का स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, के का स्क्वायर। अब देखिए अर्थात के यहाँ पर क्या होगा, के जो होगा वह न्यू ओरिजिन होगा माइनस ओल्ड ओरिजिन, मतलब नया और पुराना। स्पष्ट है कि यदि मूल बिंदु आगे को स्थानांतरित करना होता है तो के का मान धनात्मक होगा। यदि काल श्रेणी में पीछे की ओर मूल बिंदु अगर है तो अंतर्गणन है तो के ऋणात्मक हो जाएगा। और जब ये ऋणात्मक हो जाएगा, पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक हो जाता है। अब देखते हैं इसके बाद जो पॉइंट आता है वह पॉइंट है आपका अल्पकालीन उच्चावचनों का मापन। क्या आता है, अल्पकालीन उच्चावचनों का मापन। तो चलिए अब उसे समझते हैं। अल्पकालीन उच्चावचनों का मापन। क्या आता है, अल्पकालीन उच्चावचनों का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन। अल्पकालीन उच्चावचनों का मापन और जिसे हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन। अब देखिए अल्पकालीन जो उच्चावचन हैं उसके अंतर्गत काल श्रेणी पर
सो दीर्घकालीन प्रवृत्ति और अल्पकालीन दोनों का ही सामूहिक प्रभाव पड़ता है। और जब इन दोनों का ही सामूहिक प्रभाव पड़ता है तब अंतःचल माध्य न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा निकाले जाते हैं। और जब न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा निकाले गए प्रवृत्ति संघटक को मूल श्रेणी में से निरसित यानी घटा दिया जाता है तो अल्पकालीन उच्चावचन शेष रह जाता है। अब देखिए, इसे समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उस न्यूमेरिकल से आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा कि अल्पकालीन जो उच्चावचन हैं उनका रूपांतरण कैसे होता है। देखिए, न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है, दिया हुआ है हमें, निम्न समंकों को न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा सरल रेखा उपनति प्रदान कीजिए। क्या निकलवाया है? सरल रेखा उपनति। अब इसके अंतर्गत फिर उसने दिया है अल्पकालीन उच्चावचनों का भी मापन कीजिए। पहले उसने कहा कि निम्नलिखित जो समंक हैं उन समंकों को न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा सरल रेखा उपनति प्रदान कीजिए और अल्पकालीन उच्चावचनों का भी मापन कीजिए। अब देखिए, दिया क्या है उसने? वर्ष। क्या दिया है? वर्ष दिए हैं और वर्ष है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वर्ष दिए हुए हैं। चलिए, इसके बाद उसने दिया है हमें सूचकांक, और सूचकांक में क्या दिया है? यानी सूचकांक देखिए, जिसे हम बोलते हैं क्या? y, और y की जो वैल्यू दी है वह 110 125, यानी पहले की 110, दूसरे की 125 और तीसरे की जो वैल्यू दी है उसने वह है 115, चौथे की वैल्यू दी है 135, पाँचवें की जो वैल्यू दी है वह है 150, छठे की वैल्यू दी है उसने 165 और सातवें की जो वैल्यू दी है वह दी है 155, 175 यानी 175 और नौवीं की 180 180 और 10वें की जो वैल्यू दी है वह है आपकी 200। चलिए, अब हमारे समक्ष दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक तो हमने n की वैल्यू निकाल ली है, n इजिकल टू कितना है? 10 है। अब हमें क्या निकालना है? सिग्मा y, और सिग्मा y इजिकल टू निकाल लीजिए। तो इन सब को जोड़ लेना है, और जब जोड़ेंगे इनको तो देखिए 5 और 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, 30 का 0 हासिल के 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 7, 7 और 3 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21, 21 और 5 26, 26 और 7 हुए आपके 33, 33 और 8 41, 41 का 1 हासिल के 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 2 15 यानी 1510 हो गया। तो सिग्मा वाई की जो वैल्यू आ गई वह वैल्यू हो गई 1510। अब हमने दो चीज़ें तो निकाल ली हैं, यानी n की वैल्यू पता कर ली है और सिग्मा y की वैल्यू पता कर ली है, लेकिन अभी हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया है, यानी विचलन इसका नहीं निकाला है। तो देखिए, विचलन निकाल के देख लेते हैं। और मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि अगर श्रेणी समान है यानी सम है तो हमें दो जगह पर 0.5 को मानना होगा, यानी 1 2 3 4 5। तो एक तो ये प्लस में 0.5 हो जाएगा
और ये ऊपर वाला माइनस में 0.5 हो जाएगा। अब देखिए -1.5 माइनस 2.5 माइनस 3.5 माइनस 4.5 और ये माइनस की वैल्यू है और ये क्या है विचलन, और विचलन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं x से, तो ये x आ गया। अब देखिए वापस नीचे वाले भी सेम कंडीशन, +1.5 +2.5 +3.5 +4.5। मैंने ये भी कहा था आपसे कि जब ये स्थिति हो तो गणन क्रिया को सरल बनाने के लिए मुझे इनको दोगुना कर देना होगा। तो जैसे ही दोगुना करूँगा वैसे ही गणन क्रिया सरल हो जाएगी। तो ये जो x है वह जो x होगा यानी 4.5 का हो जाएगा आपका 9 माइनस के 9 माइनस के 7 माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 और प्लस के 9। अब देखिए x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में भी आपके पास क्या करना है, x का स्क्वायर करना है मुझे, तो x का स्क्वायर कर देते हैं। अब x का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चिन्ह जो हैं वो हट जाएंगे। तो देखिए 9 9 जा 81 यानी 9 9 81, 7 7 49 49 25 और ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 9 25 49 और ये हो गया आपका 81। अब ये क्या हो गया आपका सिग्मा x का स्क्वायर, क्या हो गया सिग्मा x स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 और 9 10, 10 और 5 15, 15 और 10 25 और 1 15 यानी 1 और 9 10, 10 और 5 15, 15 और 9 15 और 9 आपके हो गए आपके 15 9 24 और 1 25 के 5 हासिल का 2 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16 यानी 165। अब 165 ये भी तो नहीं होंगे, 165 और 165 यानी 7 और 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1 1 और 6 7, 7 और 6 13 के 3 हासिल का 1 यानी 330 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू होगी सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वह 330 की वैल्यू है। अब देखिए भाई 330 की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली है। अब मेरे पास क्या रह गया है, अब मुझे अभी जो सॉल्व करना रह गया है वह रह गया आपके लिए सिग्मा x और y। तो सिग्मा x y मीन्स x और y का मल्टीप्लाई कर देना है तभी तो सिग्मा x y आएगा। तो x और y, अब x y को कर दीजिए 9 का गुणा 110 से कर देना है और ये जो वैल्यू आएगी वह माइनस की होगी। तो 9 का गुणा जब हम 110 से करेंगे तो 9 शून्य का 0 0 और 9 1 9 और 9 1 9 माइनस 990। 7 का गुणा 125 से कर देना है तो 7 पंजे 35 के 5 हासिल का 1 और 7 दूनी 14, सॉरी 7 पंजे 35 के 5 हासिल के 3 और 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 हासिल का 1 और 7 1 7 और 1 8 यानी 875। अब इसी तरह से दूसरे वाले का कर देंगे, 5 का 125 से कर देंगे तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 1 5 और 2 7 और 5 1 5 यानी 575। अब 3 का गुणा करिए 135 से तो 3 पंजे 15 के 5 हासिल का
3 पंजे 15 5 हासिल का 1 और 3 तिया 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1 और 3 एकन 3 और 1 4, 405। इसके बाद 1 से कर दीजिए तो ये 150, आगे प्लस 165 प्लस 3 5 15 के 5 हासिल का 1 और 3 5 15 और 1 16 के 6 हासिल का 1 और 3 एकन 3 और 1 4, 465 ये प्लस के हो गए। इसके बाद 5 का कर दीजिए, 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 के 7 हासिल के 3 और 5 एकन 5 और 3 8, 875। इसके बाद 7 का गुणा करिए, 7 शून्य का 0 0, 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल के 5 और 7 एकन 7 और 5 12 यानी 1260 प्लस के हो गए। और आगे की वैल्यू निकालिए, 9 का 200 से कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा 1800। अब भाई कर लीजिए इसे भी, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू निकालना है। तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्लस और प्लस वाले माइनस और माइनस वाले इनको जोड़ लीजिए। तो जब प्लस प्लस वालों को जोड़ूंगा और माइनस माइनस वालों को जोड़ूंगा और घटा दूंगा तो देखिए प्लस वालों की जो वैल्यू होगी, माइनस वालों की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू आएगी 2995, यानी इनकी जो वैल्यू होगी माइनस की होगी इजिकल टू -29.9 यानी 1995 और प्लस वालों की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू आपकी आएगी 4565। कितनी आ जाएगी, 4565। अब घटा लीजिए, घटाने के बाद में जो वैल्यू आ जाएगी वह वैल्यू होगी आपकी 1570। कितनी आ जाएगी, 1570। तो सिग्मा एक्स वाई भी निकल के आ गया। अब 1570 जो वैल्यू आई है, अब हमें इसका क्या करना है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए अब ये कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, सिग्मा वाई इजिकल टू एन ए। तो वैल्यू रख लीजिए, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है 1510 इजिकल टू एन की वैल्यू कितनी है 10 ए। तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1510 बटे 10 बराबर 10 एकन 10, 10 पंजे 50 और 10 एकन 10 मीन्स 151। तो ए इजिकल टू क्या हो जाएगा 151। अब ए की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में अब मैं कैलकुलेट करूंगा बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, तो सूत्र इसका होता है सिग्मा एक्स बाई इजिकल टू क्या होता है बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर लीजिए तो ये वैल्यू कितनी है 1570 बराबर बी और सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 330। अब बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बी इजिकल टू क्या हो जाएगा 1570 को इधर ले आइए, 1570 बटे 330 भाग दे दीजिए। अब 330 में जब हम इसका भाग देंगे तो ये जो भाग जाएगा वह जाएगा 4.76 के बराबर। कितना 4.76 ये भाग चला गया। तो बी की वैल्यू जो आ गई है वह कितनी आ गई 4.76। अब वही ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमारे पास बचता है उपनति को निकालने के लिए। तो उपनति जब हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, a प्लस बी एक्स इजिकल टू वाई सी, यही है ना। तो उपनति निकालिए। अब उपनति का जो समीकरण है, उपनति का समीकरण क्या है, a प्लस बी एक्स इजिकल टू वाई सी, ये इसका समीकरण होता है। अब जब ये समीकरण होता है तो निकाल लीजिए इसको। तो देखिए
अब मेरे पास क्या आ गया है, 151 आ गया, तो रख लीजिए 151। अब ये वैल्यू किसकी है, यहाँ माइनस की है, तो क्या करूँगा 4.76 इंटू, यानी क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखेंगे ये प्लस का निशान है तो प्लस ले आइए। और ये वैल्यू कितनी आई है बी की वैल्यू आई 4.76 इंटू माइनस कितने हैं 9, तो -9 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इजिकल टू क्या हो जाएगा, जब हम माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की, तो जब माइनस की वैल्यू हो जाती है तो देखिए क्या हो जाएगा 151 माइनस, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 54 के 4 हासिल के 5 और 9 × 7 63 और 5 68 के 8 हासिल के 6 और 9 चौक 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 और 6, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी यह वैल्यू हो जाएगी 82, तो ये वैल्यू होगी 42.82। अब इसको घटा देंगे और घटाने के बाद में जो वैल्यू आ जाएगी वह वैल्यू आएगी 108.16। कितनी आ जाएगी 108.16। ओके, अब देखिए सेम कंडीशन, सारी वैल्यू इसी तरह से कैलकुलेट होंगी। अब देखिए दूसरी वाली भी कैलकुलेट कर लीजिए, 151 प्लस 4.76 इंटू -7 इजिकल टू 151 माइनस, ये जो वैल्यू आएगी यह वैल्यू आएगी 33.32 इजिकल टू, और ये माइनस जब करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 117.68, 117.68। फिर तीसरी निकालिए, 151 प्लस 4.76 इंटू -3 इजिकल टू, सॉरी -5 आएगा, -5 इजिकल टू 151 माइनस, अब 5 से गुणा कर देना है और जब 5 से गुणा करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी यह वैल्यू होगी 23.8 के बराबर। कितनी आ जाएगी 23.80 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये आएगा घटने के बाद में 127.20 हो जाएगा। कितना 127.20। आगे करिए, 151 प्लस 4.76 इंटू -3 इजिकल टू 151 माइनस, अब ये जो वैल्यू आएगी यह वैल्यू आ जाएगी 14.28। कितनी आ जाएगी 14.28, और ये घटाने के बाद में जो वैल्यू आ जाएगी वह वैल्यू होगी आपकी 136.72। कितनी 136.72। आगे करिए, 151 प्लस 4.76 इंटू -1 इजिकल टू 151 माइनस 4.76 इजिकल टू, घटा दीजिए 151 में से 4.76 को घटाएंगे तो ये जो वैल्यू बचेगी यह वैल्यू आएगी आपकी 146.24। कितनी आ जाएगी 146.24। अब देखिए प्लस वाली आ गई तो 151 प्लस 4.76 इंटू 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 151 धन 4.76 बराबर, ये वैल्यू जो आएगी यह वैल्यू होगी आपकी 155.76 के बराबर। कितनी होगी 155.76। सेम 151 प्लस 4.76 इंटू 3 इजिकल टू 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 151 धन 14.28 बराबर, ये जो वैल्यू आएगी
ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 165.28, 165.28। आगे 151 प्लस 4.76 इंटू 5 इजिकल टू 5 से जब गुणा करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है वो वैल्यू कितनी आ जाती है, प्लस 5 से गुणा करेंगे तो 23.80, तो 23.80 जोड़ दीजिए और ये जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी यह वैल्यू आएगी 174.80, 174.80। नेक्स्ट निकाल लीजिए 151 प्लस 4.76 इंटू 7 इजिकल टू 7 से जब गुणा करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है वह वैल्यू आती है आपकी 33.32 इजिकल टू, इनको जोड़ देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी यह वैल्यू 184.32 हो जाएगी, 184.32। नेक्स्ट निकालेंगे 151 प्लस 4.76 इंटू 9 इजिकल टू 9 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 151 धन 42.82 इजिकल टू, ये जो वैल्यू आएगी यह वैल्यू होगी आपकी 193.82। कितनी होगी, 193.82। अब देखिए ये वैल्यू वे कैलकुलेट हमने कर ली है। अब वापस हमको करना क्या है, O माइनस टी निकालना है। क्या निकालना है, जिसे हम अल्पकालीन उच्चावचन बोलते हैं। और अल्पकालीन उच्चावचन निकालने के लिए हमारे पास जो शेष है वो क्या है, यानी इसे बोलते हैं अल्पकालीन उच्चावचन। और उच्चावचन को निकालते हैं तो O माइनस टी करते हैं। अब O माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो O माइनस टी को हम कैसे निकालेंगे। अब ये हमारे पास एक बड़ी समस्या हो गई। तो O क्या है, ओरिजिनल, और T क्या है, ट्रेंड। अब ट्रेंड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 110 में से 108.16 को घटा देंगे, यानी 110 में से 108.16 को घटाएंगे। तो देखिए भाई, ये 4 बचे, 9 में से 1 गया, 8 बचे, दशमलव, यहाँ 9 में से 8 गए, 1 बचा, तो ये प्लस के 1.84 आ गए हैं, क्योंकि 10 में से ये घट गए हैं, तो प्लस 1.84 हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए A प्लस 1.84। ओके। अब भाई 117.68 को घटाना है 125 में से, तो ये जो वैल्यू घटाएंगे तो ये भी प्लस की आ जाएगी, क्योंकि 125 में से 117 में से 117 कम है, 125 ज़्यादा है, तो ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू आएगी प्लस में 7.32। कितनी आ जाएगी, प्लस 7.32। अब देखिए 127.20 को घटाना किस में से है, 115 में से, तो माइनस में वैल्यू हो जाएगी। अब इस माइनस की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आ जाएगी, 12.20 हो जाएगी, तो माइनस 12.20 हो गई। 136.72 को घटाना कितने है, किस में से है, 135 में से। मीन्स 136 बड़े हैं, 135 छोटे हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस में आएगी 1.72 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस 1.72। 146 को किस में से घटाना है, 150 में से, डायरेक्ट घट जाएंगे, तो इसमें जो वैल्यू आएगी यह प्लस में हो जाएगी, 3.76 हो जाएगी। तो इसे कर दीजिए प्लस 3.76, यानी 3.76, 3.76। आगे देखिए, अब 155.76 को किस में से घटाना है, 165 में से, ये भी वैल्यू उसमें पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये जो आएगी वह वैल्यू होगी प्लस 9.2
9.24 हो जाएगी। अब देखिए आगे देखते हैं, 165 को किस में से घटाना है, 155 में से, मीन्स माइनस की वैल्यू आ जाएगी। माइनस की जो वैल्यू होगी, यह वैल्यू होगी आपकी 10.28। कितनी हो जाएगी, 10.28। आगे देखिए 174 को घटाना किस में से, 175 में से, और 175 में से 174 को घटाएंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये प्लस में होगी और 0.20 हो जाएगी, प्लस 0.20। वापस 184 को घटाना किस में से है, 180 में से, तो ये भी माइनस में वैल्यू आ जाएगी। माइनस में जब होगी तो ये होगी -4.32 हो जाएगी। अब ये वाली 193.82 किस में से, 200 में से घटाना है और ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी और प्लस में होगी तो ये होगी 6.16 धन 6.16। अब देखिए ये वैल्यू मैंने O-T भी निकाल दिया है। अब O-T तो निकाल लिया है, अब यहाँ कुछ रह गया आपका सिग्मा YC। क्या, सिग्मा YC। तो देखिए सिग्मा YC इक्वल टू क्या आएगी वैल्यू, देखते हैं। सिग्मा YC इक्वल टू जो होगा वह होता है आपका ये 1510 हो जाएंगे। इनको सबको जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 1510। अब 1510 तो आ गए हैं, लेकिन y माइनस YC अगर कर देते हैं, y माइनस YC निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ब्रैकेट में y माइनस YC इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिए और माइनस माइनस वालों को जोड़ लीजिए। मैंने पहले से ही ये सारी चीज़ें पूरी कैलकुलेट करके रख ली हैं। तो प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे और माइनस माइनस वालों को जोड़ेंगे, दोनों की जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू आएगी 28.52। कितनी, प्लस वाले की वैल्यू और माइनस वाले की वैल्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस की 28.52 और प्लस वाले की भी वैल्यू 28.52 होगी। और जब प्लस और माइनस में से इनको माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, यानी 0। तो ये y माइनस YC इजिकल टू हो जाएगा 0। अब ये आपके समक्ष पूरी तरह से मैंने निकाल दिया है, तीनों ही चीज़ें निकाल दी हैं। उसने जो जो मुझसे पूछा था, उसने पूछा निम्न समांकों को न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा सरल रेखा उपनति प्रदान कीजिए, और उसमें भी उसने अल्पकालीन उच्चावचनों का भी मापन कीजिए। तो मैंने आपके समक्ष अल्पकालीन उच्चावचनों का भी मापन कर दिया है, जो वैल्यू 0 आई है। अब जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वह टॉपिक मैं बिल्कुल ही नया टॉपिक लेकर के आऊँगा, और वह टॉपिक होगा ऋतुनिष्ठ यानी मौसमी विचरणों का मापन होगा। और मौसमी विचरणों का जो मापन है, आप जो मौसम विज्ञान विभाग है जो घोषणाएं करता है कि आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी, बारिश इतनी होगी, इतनी नहीं होगी। ज्योग्राफी वालों का जहां क्लाइमेट का जो टॉपिक आता है, उस क्लाइमेट की टॉपिक के अंतर्गत भी ये ऋतुनिष्ठ विचरणों का ही मापन होता है। और यह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को स्पष्ट करूँगा, और BA थर्ड ईयर ज्योग्राफी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके इसमें यह सारे ही मौसमी विचरणों का मापन आता है, प्रैक्टिकल में स्पेशली। तो देखिए ये प्रैक्टिकल BA थर्ड ईयर वालों के लिए भी इसमें मिल जाएगा। और मैं कल जो टॉपिक लेकर के आऊँगा मीन्स अगले वीडियो में, वह होगा ऋतुनिष्ठ विचरणों का मापन। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।